हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हेनरी फॉयल और लूथर गुलिक, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान हैं, हेनरी फॉयल एंड लूथर गुलिक, उन्होंने जो प्रशासनिक सिद्धांत दिए हैं, इन दोनों के सिद्धांतों को आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और प्रेजेंट टाइम में इनके क्या रेलेवेंस है, वर्तमान में इन सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो। प्रशासनिक सिद्धांत जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ होते हैं, उसकी बैकबोन होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन में प्रशासनिक सिद्धांत मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। और हेनरी फॉयल और लूथर गुलिक वे वास्तुकार हैं, वे डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने आधुनिक लोक प्रशासन की संरचना को सैद्धांतिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का वास्तुकार बोल सकते हैं हम हेनरी फॉयल और लूथर गुलिक को, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकल बनाया है और फंक्शनल दृष्टिकोण से इसे और ज़्यादा सशक्त बनाया है। दोनों विचारकों का योगदान प्रबंधकीय दक्षता और संगठनात्मक प्रक्रिया को समझने में मील का पत्थर है। यानी मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है उसको समझने में और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को समझने में इन दोनों विचारकों का योगदान है। यानी मेन बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे प्रबंध करना है और कैसे दक्षता लानी है। सबसे पहले आता है हेनरी फॉयल का प्रशासनिक सिद्धांत। हेनरी फॉयल ने 1916 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक का नाम याद रखना, 1916 में लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक में हेनरी फॉयल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए हैं, जो कि मुख्यतः प्रबंधकीय कार्यों और संगठनात्मक संरचना पर ही फोकस्ड हैं, केंद्रित हैं। यानी हेनरी फॉयल के जो 14 सिद्धांत हैं वो भी हमें याद करने हैं, कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रबंधन को एक सार्वभौमिक कार्य के रूप में भी देखा है, जिसे वैज्ञानिक संगठनों में समान रूप से लागू किया जाए। यानी मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कार्य है जो कि हर एक संगठनों में समान रूप से लागू किया जाता है। यानी मैनेजमेंट हर जगह समान रूप से पाई जाती है। फयोल ने प्रबंधन को एक प्रक्रियात्मक अनुशासन माना है, फंक्शनल डिसिप्लिन माना है और इसे 5 कार्यों में बांटता है, जिसे हम कह सकते हैं पोकोक मॉडल, PO CCC मॉडल। हेनरी फॉयल का है ये PO CCC मॉडल। अब इसके हर एक वर्ड के मीनिंग क्या क्या है वो देख लेते हैं। P फॉर प्लानिंग होता है, यानी उद्देश्य निर्धारित करना, प्लान करना किसी भी चीज़ को, उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो प्लानिंग का एग्जाम्पल थी। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, संगठन बनाना या संरचना बनाना। जैसे मंत्रालय की स्थापना करना, किसी भी मिनिस्ट्री की स्थापना करना, लाइक स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, योजना मंत्रालय, वो सारे ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। एंड सी फॉर कमांडिंग, यानी आदेश देना, निर्देश देना, कमांड देना। इसका एग्जाम्पल है जैसे जिला अधिकारी हैं, उसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं कर्मचारियों को, अपने से लोअर लेवल के कर्मचारियों को। अगले सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय या उनके बीच में तालमेल बैठाना। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था वो अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग का समन्वय कोऑर्डिनेटिंग में आएगा। सी फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल रखना, उन पर नियंत्रण रखना, निगरानी रखना। निगरानी रखने का काम आज के टाइम में कौन कर रहा है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर प्रशासनिक समीक्षा की जाती है जो कि प्रशासन पर कंट्रोल रखती है। तो इस प्रकार पोकोक मॉडल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। उससे पहले हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि फेयोल के 14 सिद्धांत थे प्रशासन के, तो वो भी देख लेते हैं। फेयोल ने 14 प्रशासनिक सिद्धांत बताए हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है कार्यों का विभाजन करना, यानी स्पेशलाइजेशन करना। एक व्यक्ति को एक काम ही सौंपना, वो सिर्फ एक ही काम करेगा, दूसरे काम के लिए दूसरा कर्मचारी होगा। तो इससे क्या होगा? विशेषज्ञता बढ़ेगी और विशेषज्ञता से दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी आएगी। हर एक फील्ड में एक्सपर्ट लोग होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो पहला सिद्धांत है कार्यों का विभाजन कर देना, अलग अलग व्यक्तियों को उनके काम सौंप देना। दूसरा सिद्धांत आता है अधिकार और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, साथ ही उनके राइट भी। प्रबंधक को निर्णय का अधिकार भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। वो जो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन लेने का जो उसे राइट मिला है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, जवाबदेह भी होना चाहिए। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है क्योंकि निर्णय उसी ने लिया था।
तीसरा आता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, एक अनुशासन के नियम बना दिए गए हैं, सभी कर्मचारी उन नियमों का पालन करेंगे। फोर्थ आता है आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड। एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। एक जूनियर को सिर्फ एक ही सीनियर ऑर्डर देगा। अगर एक व्यक्ति को दूसरा जना भी ऑर्डर देने लग जाएगा तो वो आदेश की एकता में नहीं आएगा। यानी कि जो जूनियर है वो अपने से ऊपर वाले का ही ऑर्डर फॉलो करेगा, किसी और का नहीं करेगा। अगला आता है निर्देशन की एकता, यानी एक ही उद्देश्य के लिए एक ही योजना होनी चाहिए और एक ही नेतृत्व होना चाहिए। डायरेक्शन भी एक ही दिशा में होनी चाहिए। सिक्स्थ आता है व्यक्तिगत हित पर समूह हित। व्यक्तिगत हितों की बजाय समूह हित को प्राथमिकता देनी है, यानी समूह हित यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का हित सर्वोपरि है। सेल्फ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है, बल्कि ग्रुप इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम है। अगला आता है पारिश्रमिक यानी वेतन। उचित वेतन से प्रेरणा मिलती है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको पारिश्रमिक अच्छा दिया जाए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला आता है केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन, यानी निर्णय कहाँ पर लिए जाएं। यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि केंद्रीकरण में एक व्यक्ति निर्णय लेगा या एक संगठन निर्णय लेगा तो वो कहाँ पर लिए जाएंगे, वो सिचुएशन पर डिपेंड है। अगला है पदानुक्रम हायरार्किकल। एक स्पष्ट और श्रेणीबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, एक के बाद एक ऐसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले बड़ा कर्मचारी, उसके नीचे छोटा, उसके नीचे छोटा, यानी हायरार्किकल फॉर्म में होना चाहिए। अगला है व्यवस्था। हर वस्तु और व्यक्ति को उचित स्थान पर होना चाहिए, यानी हर एक चीज़ की प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, हर एक चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, चाहे वस्तु है चाहे व्यक्ति है, प्रॉपर मैनेज होना चाहिए उनको। अगला है न्याय। निष्पक्षता से कार्य संस्कृति बनती है, यानी निष्पक्ष होकर काम करेंगे वो, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि जन सेवा के लिए काम करेंगे, निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, जिससे कार्य संस्कृति बनी रहे, कार्य का जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो बना रहे। अगला है स्थिरता। कर्मचारियों की स्थिरता संगठन के लिए जरूरी है, यानी जो कर्मचारी हैं वो स्टेबल होने चाहिए, तभी लाभकारी होगा वो हमारे संगठन के लिए। अगला है पहल। पहल यानी कर्मचारियों को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनने उनको मतलब पहल करने की आज़ादी होनी चाहिए, कर्मचारी भी अपने आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं। अगला है सामूहिक भावना। टीम की भावना से ही संगठन मजबूत होगा, सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के टीम के साथ मिलकर काम करना है, टीम भावना से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा। ये 14 सिद्धांत दिए हैं फेयोल ने। फेयोल के 14 प्रशासनिक सिद्धांत इन्हें माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा विचारक लूथर बुलिक। जैसे हेनरी फॉयल ने पोकोक मॉडल दिया था, वैसे ही लूथर गुलिक ने पोस्टकोप मॉडल दिया है। POSTCORB पोस्टकोप दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया है। गुलिक ने प्रशासन को एक कार्य आधारित प्रक्रिया माना है, एक वर्क बेस्ड प्रोसेस माना है, और ये FW टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टि से काफ़ी प्रभावित हैं। जो हमने इससे पहले FW टेलर पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में, FW टेलर की जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत था उससे काफ़ी प्रभावित हैं लूथर गुलिक। इनके भी पोस्टकोप में हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, भविष्य की योजना बनाना, इसका एग्जाम्पल भी वही, पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग बनाना। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी ढांचे का निर्माण करना, यानी कोई भी मंत्रालय बनाना, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। S फॉर स्टाफिंग यानी मानव संसाधन का प्रबंधन करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद अब उसमें स्टाफ की जरूरत होगी, मानव संसाधन की जरूरत होगी, तो S फॉर स्टाफिंग, मानव संसाधन। एग्जाम्पल जैसे यूपीएससी द्वारा भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है, तो वो उसका एग्जाम्पल। डी फॉर डायरेक्टिंग यानी आदेश देना, सचिव द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन करना, अपने से नीचे वालों को, जूनियर्स को आदेश देना, ऑर्डर देना। सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग यानी विभागीय तालमेल बैठाना, विभागों के बीच में तालमेल बनाए रखना। कैबिनेट समितियां जो हैं वो तालमेल बनाने के लिए एग्जाम्पल है उनका। आर फॉर रिपोर्टिंग यानी प्रगति की जानकारी, जो काम उन्होंने अब तक किया है उसकी रिपोर्ट, कितना प्रोग्रेस हुआ है वो सारी जानकारी उस रिपोर्ट में देनी होती है। एग्जाम्पल जैसे संसद में रिपोर्ट पेश की जाती है ना, कि ये काम हमने शुरू किया था और ये ऐसे ऐसे हमने पूरा किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट की ये प्रोग्रेस हुई है। बी फॉर बजटिंग यानी वित्तीय प्रबंधन करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना के चलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे संसद में बजट पेश होता है, इतना खर्चा आएगा, इतना इतना पैसा हम उस फील्ड में लगाएंगे, इतना उस फील्ड में लगाएंगे, इतना टैक्स से हम वापस लेंगे, इस तरह का जो बजट है वो बजटिंग में आता है। उसके बाद आता है तुलनात्मक विश्लेषण। हेनरी फॉयल और लूथर गुलिक, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है।
पहले हम दृष्टिकोण देख लेते हैं। फ़ेयोल का दृष्टिकोण जो है वो सैद्धांतिक है, संरचनात्मक है, थ्योरेटिकल है। जबकि गुलिक का दृष्टिकोण कैसा है? कार्यात्मक है, फंक्शनल है, व्यावहारिक है। वो सैद्धांतिक है तो ये व्यावहारिक है। दूसरा अंतर है इनमें उद्देश्य को लेकर। फ़ेयोल के अनुसार संगठनों के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत बनाना उनका उद्देश्य है, जबकि गुलिक का उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रिया को कामों में बांटना। फ़ेयोल का उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सल कोई भी थ्योरीज बना देना, संगठनों के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत बना देना, जबकि गुलिक का उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रिया में कार्यों का विभाजन करना। उसके बाद मुख्य कार्य अगर माना जाए तो फ़ेयोल के अनुसार मुख्य कार्य है प्रबंधन का क्या है और प्रबंधन कैसे है। प्रबंधन में ये चीज़ क्या है और कैसे है उसका वर्णन करेंगे फ़ेयोल, जबकि लूथर गुलिक वर्णन करेंगे सिर्फ कि प्रबंधन में कैसे होगा। ये चीज़ कैसे है और ये चीज़ कैसे होगी, वो गुलिक का है। उसके बाद आता है संगठनात्मक दृष्टि। संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो फ़ेयोल कहते हैं कि पदानुक्रम होना चाहिए, हायरार्किकल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए। जबकि गुलिक कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वित्तीय नियंत्रण पर जोर होना चाहिए। यानी वो हायरार्किकल की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर देखें, तुलना करें तो फ़ेयोल के अनुसार औद्योगिक प्रबंधन और प्रशासन उसके कार्यक्षेत्र में आता है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जबकि गुलिक के अनुसार केवल और केवल सार्वजनिक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देख लेते हैं कि आज के टाइम में इनके सिद्धांत की रिलेवेंस क्या है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनात्मक दक्षता, प्रशासनिक अनुशासन और पदानुक्रम की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, हायरार्की की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें कहाँ से ली हैं हमने? गुलिक और फ़ेयोल से ली हैं। एग्जाम्पल जैसे एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलेगा। ये कमांड की स्पष्टता है, यूनिटी ऑफ कमांड है। एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति आदेश दे, एक ही अधिकारी आदेश दे, यूनिटी ऑफ कमांड आज के टाइम में भी है। जैसे प्रशासनिक सेवा में है डीएम, डीएम किसको ऑर्डर देगा? एडीएम को। एडीएम किसे ऑर्डर देगा? एसडीएम को, और एसडीएम देगा तहसीलदार को। यानी सीधा ये नहीं हो सकता कि तहसीलदार को डीएम ने ही ऑर्डर दे दिया, नहीं, तहसीलदार को ऑर्डर देने के लिए एसडीएम है, एसडीएम को ऑर्डर देने के लिए एडीएम है और एडीएम को ऑर्डर देने के लिए डीएम है। तो ये एक यूनिटी ऑफ कमांड चल रही है जो हमने हेनरी फ़ोयल और गुलिक से ही ली है। दूसरा इसमें प्रासंगिकता ये मान सकते हैं हम, जो पोस्टकोप था गुलिक का, पोस्टकोप आधुनिक सरकारी योजनाओं में जैसे एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, उड़ान योजना, इनमें नीति योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जो स्तर है, उस पर पोस्टकोप आज के टाइम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी हमारे स्वास्थ्य विभाग में, हमारे नीति विभाग में उनके कार्यान्वयन के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए पोस्टकोप आज के टाइम में काफ़ी रेलेवेंट है। तीसरा है आईसीटी आधारित प्रशासन, जैसे आज के टाइम में काफ़ी चल रहा है, ई गवर्नेंस है। इसमें ई गवर्नेंस में रिपोर्टिंग का काम, कोऑर्डिनेटिंग का काम, बजटिंग का काम, ये सारा हमने पोस्टकोप से ही लिया है। तो ये पोस्टकोप की रूपरेखा में ही आते हैं। तो आज के टाइम में इन क्षेत्रों में हेनरी फ़ोयल और लूथर गुलिक के इन सिद्धांतों की रेलेवेंस बनी हुई है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि फ़ेयोल और गुलिक दोनों ने प्रशासन को एक वैज्ञानिक ढांचा देने का काम किया है, साइंटिफिक स्ट्रक्चर देने का काम किया है। आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियां जैसे नीतियों का तेजी से क्रियान्वयन हो, तेजी से नीतियां लागू की जाएं, उनमें पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेहिता बनी रहे, उन सारी चीज़ों के संदर्भ में लूथर गुलिक और फ़ेयोल के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। इन्होंने एक तो साइंटिफिक स्ट्रक्चर प्रदान किया है, दूसरा नीतियों को तेजी से लागू करने के लिए, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, जवाबदेहिता लाने के लिए भी इनके सिद्धांत बहुत यूजफुल हैं हमारे लिए। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे फ़ेयोल की बुक का नाम ऊपर भी आया था, फ़ेयोल की बुक का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो उन्होंने 1916 में लिखी थी। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, ये बुक किसकी है? फ़ेयोल की। फ़ेयोल को किसका जनक माना जाता है? तो फ़ेयोल को जनक माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, प्रशासनिक प्रबंधन का। यानी प्रशासनिक प्रबंधन का पिता या जनक या फादर किसे माना जाता है? वो माना जाता है फ़ेयोल को। फ़ेयोल और टेलर में डिफरेंस क्या हो सकता है? मेन डिफरेंस इनमें यही है कि फ़ेयोल टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, जबकि टेलर बॉटम अप की अप्रोच की बात करते हैं। फ़ेयोल के अनुसार ऊपर से नीचे तक चलेगा और टेलर के अनुसार नीचे से ऊपर तक। उसके बाद आता है पोकोक थ्योरी किसने दी है? PO ट्रिपल सी, ये थ्योरी किसने दी है?
अभी हमने ऊपर पढ़ा हेनरी फोयल ने दी है। और पोस्टकोप थ्योरी किसने दी है? पोस्टकोप थ्योरी दी है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने उर्विक के साथ मिलकर ये पोस्टकोप थ्योरी बनाई थी। किस रचना में पोस्टकोप का वर्णन है? यानी पोस्टकोप जो थ्योरी लूथर गुलिक ने दी है वो अपने किस रचना में दी है उन्होंने? उस रचना का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने 1937 में लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलिक ने उर्विक के साथ मिलकर। और इसी रचना में उन्होंने अपनी थ्योरी पोस्टकोप दी थी। पोस्टकोप किसका विस्तारीकरण है? यानी पोस्टकोप किसके विस्तार में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है फयोल के PO CCC मॉडल के विस्तार में। पहले फयोल का PO CCC मॉडल आया और उसके बाद फिर इसका विस्तार करने के लिए गुलिक ने पोस्टकोप मॉडल बनाया। आज के वीडियो में हमने जाना हेनरी फोयल और लूथर गुलिक इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, इनके क्या क्या मीनिंग है, हर एक पोकोक या पोस्टकोप उनके हर एक वर्ड का मीनिंग हमने जाना और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा। और लास्ट में फिर हमने आज के टाइम में इनकी रेलेवेंस क्या है उसके बारे में भी जाना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।